cells. When you talk about cytoplasm बेटा, हमारा साइटोप्लाज्म जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स का, उसमें तीन चीजें दिखाई दे सकती है. यू हैव साइटोसोल, सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल इंक्लूजन्स. Cytoplasm or cytosol is nothing but matrix of the cell, which are divided into two parts. Cytosol is the central part, which is dense in nature, and cytogel that we have, it is the peripheral part, which is thin in nature. 90% पानी से बनता है और उसके अलावा उसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे. ठीक है. साइटोसोल का फंक्शन क्या होता है? रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करना अलग अलग रिएक्शंस के लिए. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, दैट इज ग्लाइकोलिसिस एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन वहां पर होता है. Cytoplasmic streaming, which is movement, that is called basically as cyclosis. यानी सेल के अंदर अगर मुझे एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल तक कोई केमिकल को ट्रांसपोर्ट करवाना रहेगा, तो साइटोप्लाज्म में वेव जैसा मूवमेंट होता है, जिसके थ्रू चीजें एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल पे ट्रांसपोर्ट हो पाएगी. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली शब्द उन ऑर्गेनल्स के लिए लगाया गया है जिनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं. दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स. इनके फंक्शंस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होने की वजह से इनको एक ही सिस्टम में डाला गया है. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे तो ये एक छोटा सा ट्यूबुलर रेटिकुलेट स्ट्रक्चर होता है. रेटिकुलेट यानी नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होगा. ठीक है. जो न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में होते हुए सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होता है. ये तीन टाइप के स्ट्रक्चर दिखा सकता है. ये ट्यूबुलर, वेसिकुलर या सिस्टर्न स्ट्रक्चर दिखा सकता है. अगर ये हमारा सेल हो गया, ठीक है, और ये हमारे सेल वॉल हो गए, और ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, अगर यहाँ पर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है, चलो मैं आपको बता देता हूँ. ये स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा. यानी अगर ये हमारा सेल है और लेट्स से ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा, तो इस न्यूक्लियस से स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसे एक्सटेंड होगा और एक्सटेंड होके जाएगा अप टिल द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. सो इफ यू नोटिस इन दिस केस, अगर हम इस केस में नोटिस करें बेटा, तो जो स्ट्रक्चर है सेल का यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है, वो पूरे सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. एक बाहर वाला पार्ट हो गया ये वाला पार्ट. अच्छा, ये दिख नहीं रहा है. ये वाला पार्ट हो गया एक, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, और एक हो गया ये वाला पार्ट विच वी कॉल इट एज ल्यूमिनल. तो बस हमको यही चीज कहा गया है कि जो सेल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस पर्टिकुलर सेल को दो पार्ट में, साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है. एक होता है ल्यूमिनल पार्ट और एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट. ठीक है. एक होगा ल्यूमिनल पार्ट, एक होगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट. किसी किसी सेल, मतलब किसी किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो 80s राइबोसोम्स होते हैं, कंपोज ऑफ 60 एंड 40s सब यूनिट, दैट इज लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट. जिनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उन्हें हम कह देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मतलब राइबोसोम्स होंगे, दैट विल बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जिनके पास राइबोसोम्स नहीं होंगे, दैट विल टर्न आउट टू बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ the ribosomes on them. All right. Now, because you have ribosome present over here, its major function over here it becomes protein synthesis. वही यहाँ पर एब्सेंट है, जिसकी वजह से इसका मेजर काम हो जाता है लिपिड सिंथेसिस या फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पोल्यूटेंट्स दैट विल एंटर इनसाइड द बॉडी. स्पेसिफिकली ये काम होता है लिवर सेल्स में. क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, तो ज्यादातर ये सिक्रीशंस में काम करता है. तो ये ज्यादातर सिक्रीटरी सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेल्स हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं उनमें दिखते हैं बेसिकली. ठीक है. या
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली सिस्टर्नस शेप के होंगे, मतलब ऐसे, और ये जनरली ट्यूबुलर होते हैं यानी ऐसे। ठीक है। कहा जाता है दैट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अराइज्ड फ्रॉम RER, यानी RER give rise to smooth endoplasmic reticulum, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में SER का फंक्शन ये सारे हॉर्मोन्स बनाना हो सकता है, बिकॉज वो लिपिड बना रहा है। सो सारे स्टेरॉइड हॉर्मोन्स जो है कैन बी सिंथेसाइज्ड इन SER। दिस इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, क्योंकि ये सेल के न्यूक्लियस से एक्सटेंड होके मेम्ब्रेन तक जाता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट दे सकता है। एज वेल एज इट गिव्स फ्रेमवर्क ऑफ सेल, सेल को एक ढांचा दे सकता है। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस करेगा, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपोप्रोटीन, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ different another cell organelles like Golgi bodies, lysosome, nuclear membrane, as well as some microbodies, all right। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर साइटोप्लाज्म में होगा मसल्स के, तो उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है। और अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रहेगा, तो उसे हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो बेसिकली सिक्रीट करता है, स्टोर एंड सिक्रीट करता है कैल्शियम आयंस। आगे आ जाते हैं गोल्गी अपैरेटस के पास। गोल्गी अपैरेटस जो होता है वो मिडल मैन होता है सेल का, जो प्रोटीन बनने के बाद उस प्रोटीन को मॉडिफाई करता है एंड फाइनली वो जाके वहां पे डिलीवर करता है जहां पे उसका जरूरत होता है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग द ऑर्गेनल्स। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी वेरी फर्स्ट टाइम, दैट वाज ऑब्जर्व्ड in the endoplasmic, this was very firstly observed in the nerve cell। सबसे पहले नर्व सेल में इन्होंने ऑब्जर्व किया था। गोल्गी बॉडीज जो होते हैं वो भी तीन चीजों से कंपोस्ट होंगे, सिस्टर्नल, ट्यूबुलर एंड लेमेले, जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। इनका डायामीटर जो होता है वो 0.1 से 1 माइक्रोमीटर का होगा। ठीक है। और ज्यादातर सिस्टर में ही हमको दिखाई देते हैं। इनके पास दो फेसेस होते हैं, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और दो फेसेस होते हैं इनके पास। एक जिसे हम कहते हैं, देयर इज वन फेस टू विच यू कॉल इट एज सिस फेस, from which the chemicals enter inside, and the other phase is called as trans phase, from which the chemicals will release outside। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन और लिपिड बना रहेगा वो एक वेसिकल में पैक होके आएगा, और पैक होके आके वो इस पर्टिकुलर लैमिना में डाल दिया जाता है। अरे यार, इस पर्टिकुलर लैमिना में डाल दिया जाएगा। इस पर्टिकुलर लैमिना में उसको डाल दिया जाएगा। सो जनरली यहाँ से जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड्स आते हैं, वो यहाँ पे इस रीजन में सिक्रीट कर दिए जाएंगे, प्रोटीन्स और लिपिड्स को। और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ऑब्वियसली हम कहेंगे ल्यूमेन, जहां पे वो मॉडिफाई किए जाएंगे। मॉडिफाई होके एक सिस्टर्न से जाएगा दूसरे सिस्टर्न के पास, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एंड फाइनली इट विल गेट मेच्योर्ड एंड विल बी secreted out in the form of vesicle, and it will be delivered to the location where it is required। So it will be delivered where required, जहां पे उसकी जरूरत होगी वहां पे उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है। ट्रांसफेस, क्योंकि ये कॉन्वेक्स शेप का, कॉनकेव शेप का होता है, और ये कॉन्वेक्स शेप का होता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म होके मेच्योर होके चीजें बाहर निकलती है, इस वजह से दिस पर्टिकुलर फेज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मेच्योरेशन फेज। और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको फॉर्मेशन फेज भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे? सो इसके फंक्शंस में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशंस। ठीक है। वेयर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसिडेशन। ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ cell wall material, which is polysaccharides, and it is also responsible for formation of cell plate in plant cells, that is phragmoplast।
It is responsible for acrosomal reaction in spermatocyte spermatogenesis also. Formation of acrosomes in spermatogenesis. All right, beta. So collective functions of endoplasmic reticulum and Golgi apparatus is been performed. That's why they belong to something called as endoplasmic endomembrane system. ये दोनों के दोनों एक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स बिकॉज़ जब कभी भी सेल्स को ऐसा लगे कि वो अब किसी भी समय पे मर सकता है, उसका फंक्शनिंग जो है वो ढंग से नहीं हो रहा है, तब उस पर्टिकुलर समय पे ये जो लाइसोसोम्स होते हैं वो फट जाते हैं। उनके अंदर के जितने भी एंजाइम्स होंगे वो रिलीज कर दिए जाएंगे और सेल्स को एनगल्फ कर लिया जाता है तोड़-तोड़ के, और वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अब सेल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है? या बॉडी से बाहर निकल जाएगा, सॉरी, जिस वजह से इसे हम कहते हैं सुसाइड बैग। ये जनरली वेस्कुलर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होगा। इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, यानी यही सारे एंजाइम्स होंगे, जिस वजह से इसका पीएच जो होता है वो हमेशा एसिडिक ही रहेगा, याद रखिएगा बेटा। ठीक है? देखो कुछ इस प्रकार से होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीज़ें जाएँगी गोल्गी apparatus तक, और गोल्गी apparatus से हमें अलग-अलग प्रकार के लाइसोसोम्स बन के मिलते हैं। ये लाइसोसोम्स ऑटोफैगी यानी जब ऑटोलिसिस पे आ जाते हैं, तब वो खुद ही के स्ट्रक्चर्स को खाना शुरू कर देते हैं। खुद ही के सेलुलर स्ट्रक्चर्स को खाना शुरू कर देंगे। ये सारे जो टर्म्स हमको यहाँ पे दिए हैं, ये हमको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ओके इफ यू डोंट रिमेंबर दैट। ठीक है? जब हम क्योंकि ये सब याद रखने का ज़रूरत नहीं है हमें, ये सारी चीज़ें हमको नहीं आने वाली है। ओके, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइट इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन, ये बेसिकली बात कर रहा है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की। सो माइटोकॉन्ड्रिया के आउट पास होंगे 2 मेम्ब्रेन। ठीक है, हम दूसरा सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे हैं विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास होते हैं 2 मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है इट इज फ्रीली परमिएबल, जहां पे ज्यादातर पोरेंस होंगे। इनर मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, या फिर हम कह सकते हैं इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। इट कैन बी कॉल्ड एज सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होंगे फॉर ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू बी फॉर्म। और एक मार्कर एंजाइम होता है जो ये बता देता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, विच इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाया जाता है और ये क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल होता है। इनका जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो काफी डेंस होता है। होमोजेनस ग्राउंड सब्सटेंस यानी एक जैसा मैट्रिक्स रहेगा, जिसके अंदर सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए रहेगा और एक ही डीएनए रहेगा। 70s राइबोसोम्स होंगे इनके पास। अब देखो ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे लग रहे हैं बेटा? प्रोकैरियोट जैसे नहीं लग रहे कि सर्कुलर भी है, डबल स्ट्रैंडेड भी है, सिंगल भी है और राइबोसोम 70s है। Isn't it looking like, or isn't it applying that, implying that this is a prokaryotic cell? So कहा जाता है कि ये पहले एक सेल ही था, लेकिन जब एवोल्यूशन हुआ तब कुछ सेल्स को लगा कि ये तो काफी मस्त सेल है जो अपना एनर्जी खुद बनाता है, तो क्यों ना इसको एनगाल्फ करके अपने बॉडी के अंदर ही रखे और खुद उसका मतलब एनर्जी हमें बनाना नहीं पड़ेगा, ये हमको एनर्जी बना के देगा। तो हर वो सेल जो इसको एनगल्फ करके अपने बॉडी के अंदर रख पाया, दैट टर्न्ड आउट टू बी यूकैरियोटिक सेल्स, और जो नहीं कर पाया दैट इज स्टिल एज अ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऑलराइट, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, क्योंकि इसके पास खुद का राइबोसोम्स है और खुद के डीएनए है, सो दिस इज आइडेंटिफाइड टू बी एज सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर, यानी खुद का रेप्लिकेशन खुद ही देख सकता है, उसे किसी दूसरे पे डिपेंड रहने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके साइटोप्लाज्म में दैट इज इसके मैट्रिक्स में काफी ज्यादा एंजाइम्स होते हैं जो क्रेब्स साइकिल से लिंक्ड होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा ताकि एटीपी प्रोडक्शन हो सके, जिस वजह से दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, जनरली जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का बात करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इज बाय फिजन, दैट इज बाइनरी फिजन। सो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया गिव राइज टू न्यू माइटोकॉन्ड्रिया। जितने ज्यादा सेल एक्टिव रहेगा उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा उनके अंदर। सेल्स जितने कम एक्टिव रहेंगे उनके अंदर
बाय डिफॉल्ट उतने कम माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो उसके पास बाहर वाला मेम्ब्रेन सिंपल होता है, अंदर वाला मेम्ब्रेन जो होता है वो काफी फोल्डेड होता है। इस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टे, और इन क्रिस्टे की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्यों हमें ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए? बिकॉज इस क्रिस्टे के ऊपर कुछ इस प्रकार से लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा। ठीक है, और ये जो लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसी को अगर हम जूम करें तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये थोड़ा गलत बन गया। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। इसे हम कहते हैं F1 पार्टिकल। तो ऊपर का ये जो है वो F1 हो जाएगा। दिस इज F0 पार्टिकल। F1 पार्टिकल इज कंपोज्ड ऑफ हेड एंड स्टॉक, and base will be of F0, which is nothing but membrane itself। ठीक है, बेस जो है वो ये ब्लैक वाला मेम्ब्रेन ही है बेटा। ठीक है, अब हमें इसमें याद क्या रखना है कि ये पूरे स्ट्रक्चर को F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल कह सकते हैं हम। और F1 पार्टिकल का एक और नाम है विच इज ऑक्सीजोम्स। F1 particle can also be called as oxysomes. Are we clear, beta? So either you call it as oxysomes or F1 particles, which is composed of head and stalk, और इस head के अंदर बहुत सारे enzymes रहेंगे for ETS, that is ATP synthesis basically। ठीक है, ATP synthesis के लिए बहुत सारे enzymes रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा एज वी सेड कि इसके पास डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लियस रहेगा, 70s राइबोसोम्स रहेगा, और इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर बेटा। इसके डायमेंशंस हमारे एनसीईआरटी में से एक बारी देख लेना। जब हम प्लास्टिड्स के बारे में बात करते हैं तो ये अलग अलग पिगमेंट्स स्टोर कर सकता है या फिर फूड प्रोडक्ट स्टोर कर सकता है। ये यूग्लिनॉइड्स के अंदर और सारे प्लांट्स के अंदर दिखाया या पाया जाता है। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर्ड पिगमेंट्स स्टोर करने में हेल्प करेगा। तो इट कैन स्टोर कलर्ड पिगमेंट्स लाइक कैरोटिनॉइड्स एंड xanthophylls। It can be leucoplast will be colorless in nature। Leuco मतलब कलरलेस। तो ल्यूकोप्लास्ट विल बी कलरलेस इन नेचर, जो खाना स्टोर करेगा। इफ इट स्टोर्स स्टार्च यू कॉल इट एज अमाइलोप्लास्ट। अगर वो फैट स्टोर करता है तो इलियोप्लास्ट कहेंगे। अगर वो प्रोटीन स्टोर करता है तो उसको एल्यूरोप्लास्ट कहेंगे। ये तीनों मैच द कॉलम के तरीके से हमें आ सकता है। दूसरा एक होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो जनरली ग्रीन कलर का होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग समथिंग कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। So when we talk about photosynthesis and different pigments that are available in the market, these are the different pigments that are found to be present in chloroplast। ये details हम फिलहाल जाएंगे नहीं। ठीक है, बस खाली हमें इतना याद रखना है कि जब हम फ्रूट्स के वॉल्स का बात करें, या फिर हम किसी फ्रूट्स या किसी फ्लावर के बारे में बात करें, फ्रूट्स या फ्लावर के बारे में बात करें, तो इन फ्रूट्स या फ्लावर्स के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, द कलर्स होते हैं बेसिकली, दैट कलर इज ड्यू टू something called as chromoplast, and within that chromoplast you will have these different kinds of pigments that will be found in it। ठीक है, जब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोफिल को स्टोर करता है मेजरली, जो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, जिसका साइज विथ विल बी 2 to 4 micrometers and length will be 20 to 40 micrometers in nature। And of course the length will vary, the number will vary from cell to cell। अगर सेल बहुत ही ज्यादा छोटा है तो it will be having just single क्लोरोप्लास्ट इन इट। अगर एक से ज्यादा मतलब सेल्स अगर बड़े हैं तो ऑब्वियसली 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं इसके शेप का, क्लोरोप्लास्ट के शेप का, तो क्लोरोप्लास्ट डिस्क जैसा हो सकता है, लेंस शेप का हो सकता है, रिबन रेटिकुलेट या ओवल शेप का भी हो सकता है। इस प्रकार से कुछ अपने को क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसके पास आउटर और इनर मेम्ब्रेन होगा। इसके पास ग्राना होता है विच इज बेसिकली नथिंग बट दिस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड ओवर हियर। ये जो स्टैक्स दिख रहे हैं दैट इज नथिंग बट ग्राना दैट यू ऑब्जर्व। ठीक है, उसी के अलावा you have these connections that we can observe। These connections are called as stroma lamellae। ठीक है, and this particular matrix that you observe is called as stroma।
सो जब हम ग्राना के बारे में बात करते हैं तो ग्राना कुछ इस प्रकार से स्टैक होता है। ये स्टैक किसका होता है? तो थाइलाकॉइड का। सो जब हम थाइलाकॉइड के बारे में बात करें, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। दिस इज थाइलाकॉइड। तो एक के अंदर एक कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो है वो हमको बिल्ट अप या फिर इंसर्टेड दिखाई दे सकते हैं। यू कैन फाइंड द स्ट्रक्चर इंसर्टेड वन इनसाइड द अनदर, समथिंग लाइक दिस। ये होते हैं थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स जो होते हैं, दे विल बी कनेक्टेड फ्रॉम वन थाइलाकॉइड टू अनदर थाइलाकॉइड बाय अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड अ स्ट्रोमा लैमेले, और आसपास का जो मैट्रिक्स है उसे हम स्ट्रोमा कहेंगे। मेन फंक्शन इसका हो जाता है फोटोसिंथेसिस। ये हमें पता है, ये सारे फोटोसिंथेसिस जिसमें लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्राना, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। इसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सो इट्स रिप्रोडक्शन अगेन टेक्स प्लेस बाय fission. ठीक है, it takes place by binary fission from something called as chloroplasts. Details हमें जाननी जरूरी नहीं है, we are not getting into the details of that. This particular chloroplast के matrix में they will have DNA, RNA as well as ribosome. DNA will be double stranded circular and single, ribosomes will be of 70s. So if you notice again, this looks like a bacterial cell. So this will also be semi-autonomous. This will also be semi-autonomous in nature. ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर, यानी खुद अपना रेप्लिकेशन देख सकता है और खुद प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है, बिकॉज इसके पास उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। ठीक है, अब जब हम राइबोसोम्स के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में ऑब्जर्व किया गया था एंडोप्लाज्म, सॉरी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज जॉर्ज पेलाडे इन 1953। ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल होता है और इंजन होता है सेल्स का, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज आल्सो एज प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, इसे हम ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल भी काफी बार रेफर करते हैं, बिकॉज इट इज फाउंड इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज इट कैन बी फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इट कैन बी फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज इट कैन बी फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एटीएस राइबोसोम्स एंड 70s राइबोसोम्स। ATS ribosome is composed of two subunits, which is smaller subunit and larger subunit. Its smaller subunit is of 40s and large is of 80s। नीचे की चीज हमें देखने की जरूरत नहीं है। जो 70s होता है वो भी स्मॉल और लार्ज सब यूनिट से बना होगा, विच इज 30 एंड 50s। नीचे की चीज अगेन देखनी हमको जरूरी नहीं है, ये सारी चीजें हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम राइबोसोम्स के बारे में बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 70s का होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80s का होता है। यहाँ पे एस का मतलब स्वेटबर्ग यूनिट होता है, बिकॉज स्वेटबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने जानना चाहा कि ये पर्टिकुलर राइबोसोम्स का डेंसिटी क्या हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने अलग-अलग डेंसिटी के केमिकल को लेयर किया, मतलब सेम केमिकल लेकिन अलग-अलग डेंसिटी में था ये। इस केमिकल का नाम था CsCl व्हिच इज सीजियम क्लोराइड, और उन्होंने राइबोसोम्स को यहाँ पर ऊपर की तरफ छोड़ दिया था। इज इट दिस विजिबल? चलो आई चेंज द कलर। उन्होंने राइबोसोम्स को, अरे यार, उन्होंने राइबोसोम्स को यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐसे छोड़ दिया। जब राइबोसोम्स को उन्होंने स्पिन किया, तब उनके डेंसिटी के हिसाब से वो नीचे जाते गए और एक पॉइंट पे आके वो अटक गए। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो थे, दे गॉट स्टक एट 70s, मतलब at the 70 units of density, and the eukaryotic were stuck at 80. So it is an indirect measurement of its density. Thus the unit given is not of density but of Svedberg's unit, which is identified to be a sedimentation coefficient, that is nothing but its density and size के हिसाब से they got separated. Are we clear up till here, beta? या यहाँ पे भी अपने को पॉलीराइबोसोम्स और राइबोसोम्स दिखाई देंगे, एज वी सेड दैट इट इज एस स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट व्हिच इज स्वेटबर्ग्स यूनिट। इनडायरेक्टली इट इज द मेजर ऑफ द डेंसिटी and size of the cell organelle, which is nothing but ribosomes. आगे